नमस्कार, जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं फलन, फंक्शन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। ये क्या होता है? तो अभी आप संबंध से अच्छे तरीके से परिचित हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ। उसी के आगे मैं बताऊंगा। अभी तक आपने संबंध में समझा कि संबंध क्या होता है। उपसमुच्चय होता है किसका? किसी दो समुच्चय के गुणनफल का। ठीक है, यानी कि उन्हीं गुणनफल में कुछ अवयव को हम लिख लेते हैं अलग से, उन्हीं को बोलते हैं ये संबंध है। और उन अवयवों के बीच में कुछ क्या होता है? संबंध होता है, जो उनका युग्म लिखा जाता है, क्रमित युग्म, उनके बीच में कुछ संबंध होता है। जैसे कि जो आपके क्रमित युग्म बनते हैं, मान लो ऐसे बनते हैं, ठीक है, 3 2 लिख लिया, ठीक है। और इस वाले को बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई, ऐसा लिखने का। तो इनके बीच में ये जो अवयव हैं, इनके बीच में कुछ संबंध होता है। हो सकता है एक्स माइनस वाई बराबर 1 हो सकता है एक्स बराबर वाई बराबर 2x है, ठीक है। इस तरीके का कुछ संबंध होता है, तभी एक गुना बी समुच्चय के अवयव को लिखा जाता है। उन्हीं उन्हीं को, जिनके बीच में ये वाला संबंध होगा, उन्हीं को हम एक समुच्चय के अंदर लिख लेते हैं और उसको बोलते हैं ये क्या है? संबंध है। ठीक है, अभी तक आप इससे क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं फलन की। तो फलन क्या होता है? फलन एक संबंध ही है, बट उसमें कुछ कंडीशन लगा दी गई है। क्या क्या कंडीशन क्या है, उसको ध्यान से समझना। फलन एक संबंध ही है, ये बात आप अच्छे से नोट कर लेना। फलन कुछ अलग से नहीं है, वो भी एक संबंध ही होता है, ठीक है। बट उसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगाई हैं। क्या कंडीशन है? सबसे पहली स्थिति उसमें वो होनी चाहिए कि आपने फलन में ये इसका ये ग्राफ बनाना सीखा था, ठीक है, उसका आलेख इस टाइप से। ये घटक 1 घटक 2 होते थे, इसमें कुछ अवयव होते थे, ठीक है, मान लिया ये, ठीक है। तो इसके अंदर इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, इस तरीके से होता था, ठीक है, ये संबंध में होता था। तो ये कहता है, फलन क्या कहता है कि संबंध का जो प्रांत होना चाहिए, ठीक है, जो प्रांत होना चाहिए, प्रांत का मतलब समझ रहे हो ना, जिन जिन अवयवों के ऊपर से ये तीर जा रही है उसको बोलते हैं प्रांत। वो प्रांत क्या होना चाहिए? वो ए होना चाहिए। अब बोलोगे भैया ए क्या है? ए क्या है? जो मान लो ए क्रॉस बी जो समुच्चय होगा, ए क्रॉस बी जिसका किया जाएगा और उनके अवयव आए रहे होंगे, उनसे ही संबंध बना होगा, इन्हीं कुछ अवयव को निकाल के रखा गया होगा, तो वहां पे जो ए समुच्चय होगा वो होना चाहिए। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि ये घटक जो एक है, ठीक है, इसका संबंध किसी दो के साथ नहीं होना चाहिए इधर, ठीक है। क्या मतलब? इसका इधर जो अवयव हैं, इसका इधर किसी दो के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, मान लो यहीं पे मैं 7 लिख लेता हूं और 3 का क्या है? 7 के साथ भी संबंध है, ठीक है। तो ये आपका फलन नहीं कहलाएगा। ये संबंध तो है, ठीक है, बट ये फलन नहीं कहलाएगा। फिर फलन क्या कहलाएगा भैया? तो फलन आपका कुछ इस टाइप से उसका आलेख बनेगा, ध्यान से समझना। ये मान लो एक घटक है, ये है आपका दूसरा, तो इसमें मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 आलेख के आधार पे मैं बता रहा हूँ, इसको समझ लेना ध्यान से, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसके जो अवयव हैं उनका संबंध किसी एक के साथ ही होगा, इधर वाले के साथ। ये जो अवयव हैं इनका इधर वाले के साथ किसी एक के साथ ही होना चाहिए संबंध, ठीक है। ये मान लिया, और इधर मान लो 9 है, ठीक है, और इसका इधर भी है संबंध, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना। इधर वाले अवयव जो हैं इधर वाले के साथ सब एक के साथ संबंध रख सकते हैं, ठीक है, एक के साथ संबंध रख सकते हैं। पर इधर वाले जो अवयव हैं इनका अगर मन हो तो ये इधर 2 के साथ भी संबंध रख सकते हैं, उसको हम फलन कहते हैं, ठीक है। इधर वाले का कोई अवयव किसी दो के साथ संबंध नहीं रखेगा, जैसे यहाँ पे 3 7 के साथ भी है, 6 के साथ, तो ये फलन नहीं कहलाएगा। संबंध तो ये है, ठीक है। और ये क्या है? ये संबंध भी है और ये फलन भी है, क्योंकि इधर के जो अवयव हैं, सबसे पहली बात तो सब अवयव का किसी न किसी के साथ संबंध है। ये चीज आपका पहला पॉइंट ही कह रहा है कि मतलब जो इधर अवयव होंगे कोई खाली नहीं होगा, सबका किसी न किसी के साथ संबंध होगा। इसका पहले वाले पॉइंट का मतलब यही है। ग्राफ से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, जितने अवयव थे सबका किसी न किसी के साथ संबंध है।
दूसरा वाला पॉइंट ये कह रहा है कि इधर जो अवयव है इनका किसी इधर के अवयव के 2 के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका उदाहरण देखा कि 3 का क्या है, इधर 7 और 6 के साथ था, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज इसमें थी तो इसको हमने फलन नहीं माना। ये संबंध है पर फलन नहीं है। और इसमें देखो यहाँ पे सब अवयव का किसी न किसी के साथ तो संबंध है, बट इधर का कोई भी अवयव किसी 2 के साथ संबंध में नहीं है। ठीक है, बट इधर का अवयव क्या हो सकता है, किसी 2 के साथ संबंध में हो सकता है, जैसा कि 8 के साथ देख रहे हो, 8 का 4 के साथ भी संबंध है और 9 के साथ भी है। इसका मैं रियल लाइफ उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे अपने समाज में होता है, अक्सर अक्सर क्या होता ही है कि मेल जो होते हैं, मेल 2 पत्नी को रख सकता है साथ में। ठीक है, ठीक है, मर्द जो है वो 2 पत्नी को शादी करके साथ में रख सकता है, पर औरत का कहीं पे देखा है कि एक औरत के 2 पति हैं? नहीं। तो वही समझ लीजिए, ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, और ये क्या है, ये वाला घटक मेल है। ठीक है, तो फीमेल का किसी 2 के साथ संबंध नहीं होता। देख लो, किसी एक के साथ ही होगा, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बट मेल का क्या होगा, 2 के साथ हो सकता है। देखो 5 का 1 के साथ ही है, इसके साथ, पर यहाँ इस वाले के साथ 2 के साथ संबंध है। ये एक्सेप्टेड है फंक्शन में। बहुत ही अच्छे समझना, मेल फीमेल का ये उदाहरण समझ लेना, आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और जब इस फलन को हम लिखते थे तो इस संबंध को लिखते थे तो इसको आर लिखते थे ऐसे। ये तो फिलहाल फलन ही है, पर इसको संबंध भी है और ये फलन भी है, दोनों भी है। तो ये जैसे रिलेशन संबंध होता था, इसको क्या लिखते थे कि ए से बी पे संबंध है। इसी तरीके से जब ये संबंध संतुष्ट हो जाएगा कि ये फलन है, तो इसको लिखेंगे एफ क्या है, ए से बी पर। ए बी समझ रहे हो ना क्या है, ये जो अवयव है इनका समुच्चय, बी क्या है, इनका समुच्चय है। तो अब इसको क्या बोलेंगे, फलन है। और यहाँ पे संबंध में आता था, जैसे जो भी रिलेशन होता था, जैसे ये था, ये वाला मान लिया। ठीक है, तो इसको आप लिखते रहे थे y इक्वल टू 2x, ये फलन होता था। अब यहाँ पे संबंध होता था कि x का मान रखते जाओ, y का मान आता जाता था, और ऐसे हम अवयव को बनाते जाते थे। ठीक है, संबंध के अंदर। अब यहाँ पे यही y की जगह पे f हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये सिद्ध हो जाएगा कि ये फलन है, तो हम लिखेंगे f, y की जगह पे एफ एक्स इक्वल टू 2x लिखना शुरू कर देंगे। बस समझे बात को। पहला पॉइंट क्या है कि इसके अंदर जो अवयव होंगे सबका किसी न किसी के साथ संबंध होना चाहिए, कोई भी खाली नहीं रहेगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि इधर का कोई अवयव किसी 2 के साथ संबंध में नहीं रहेगा, बस। ठीक है, बस इतनी 2 शर्तें अगर पूरी करता है तो वो फलन है, बस इतना याद रखना है। और ये आपका रिलेशन में ही आपने पढ़ा था, ऐसे हम संबंध होते थे रिलेशन में, उनको हम ऐसे लिख के और इसमें एक्स वाई का मान निकालते थे, एक्स का मान रख के वाई का मान निकालते थे और हमारे अवयव आ जाते थे। तो अब यहाँ पे इसी को एफ एक्स बोल देंगे, इस वाई को बोल देंगे एफ एक्स इक्वल टू 2x। बस इतनी सी बात है। समझ गए बात को। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली पे और प्रश्नों को हम करते हैं। प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न दिया गया, कह रहा है निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए, बताइए कि कौन फलन है, उनके कारण भी बताइए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर ज्ञात कीजिए, परिसर निर्धारित कीजिए, मतलब वही बताइए। अगर वो संबंध क्या है, फलन है, तो उसका परिसर भी आपको बताना है। परिसर आपको पता था, संबंध के अंदर बताया था, वही चीज है, प्रांत, परिसर। ठीक है, सह प्रांत, वो सब चीज़ें बताई थी, वही चीज़ है यहाँ पे भी। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसका आलेख बनाऊंगा। आलेख आपको अच्छे से समझ में आया है, नहीं आया तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले 2 आपको ऐसे घटक बना लेने हैं, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x और y, और x किस में लिखते हैं, इसमें, और y। तो x क्या है, पहला 2 है। ठीक है, y इसमें लिखते हैं, और इन दोनों के बीच में संबंध है, इनको हम बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे 5 और 1 के साथ ही संबंध है, तो 1 को भी इसी के साथ संबंध में ला देते हैं, क्योंकि आपको पता है ये समुच्चय होते हैं एक्चुअल में, तो समुच्चय में किसी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता ना। अच्छा, फिर 8 है, 8 को लिखते हैं, और 1 के साथ ही संबंध है तो 1 के साथ ही रख देते हैं। ठीक है, फिर 11 है, 11 का भी 1 के साथ ही संबंध है तो इसको भी हम रख देते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। अच्छा, फिर 14 है, 14 का भी 1 के साथ ही संबंध है तो इसको भी हम इधर ही रख देते हैं। फिर 17 है,
17 का भी 1 के साथ ही संबंध है। ठीक है, ये आपका बन गया आलेख। अब इसमें याद करो, आपको जो मैंने बात बताई थी, मैंने बोला था सबसे पहली बात कि इसमें जो अवयव होंगे वो कोई भी खाली नहीं होंगे, मतलब उसका किसी ना किसी के साथ संबंध होगा। तो देख लो, इसमें जितने भी अवयव हैं सबके ऊपर से तीर जा ही रहा है, तो पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दूसरी स्थिति कि इधर का अवयव का किसी दो के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। तो इधर देख लो, सबका एक के साथ ही है। ठीक है, सबके ऊपर से एक ही तीर गई है, किसी के ऊपर से दो तीर नहीं गई है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। और इधर जो होते हैं अवयव, उनका किसी के साथ भी संबंध कितनों के साथ भी हो सकता है। तो इधर वही है कि इधर मर्द है, ठीक है, मेल है, तो इसका एक शादी करो, 2 3 4 5 6 जितनी करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये औरत है, इसकी एक के साथ ही संबंध होगी, तो ये चीज़ है सेटिस्फाई, यानी कि ये फलन है, ये संबंध जो है वो फलन है। ओके, पता चल गया ना, ये फलन है। अब यहाँ पे बताना है आपको, परिसर बताना है। परिसर या प्रांत क्या होता है, तो जिसके ऊपर से तीर जा रही है उन अवयव को कहते थे प्रांत, और जिसके ऊपर तीर आ रही है उनको कहते थे परिसर। तो यहाँ पे तीर किसके ऊपर आ रही है, एक के ऊपर ही सारी तीर आ रही है, यानी कि इसका परिसर क्या है, एक है। हो गया, और इसको ऐसे समुच्चय के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इस सिंबल के अंदर लिख देते हैं, तो यही इसका हल हो जाएगा। और इसका अगर प्रांत पूछे तो प्रांत, वैसे तो प्रश्न में नहीं पूछा, तो प्रांत क्या होगा, जिनके ऊपर से तीर जाती हैं। तो प्रांत यहाँ पे 2 के ऊपर से जा रही है, 5 के ऊपर से जा रही है, 8 के ऊपर, 11 14 17, तो ये सारे प्रांत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न था और ये इसका उत्तर होगा। अब यहाँ पे कारण भी उल्लेखित करना है, तो क्या बोलोगे यहाँ पे भाई, क्या बोलोगे कि यहाँ पे सेट ए, इस यहाँ पे मान लेंगे यहाँ पे कि ये क्या है, सेट ए है, ये बी है, ऐसा कि यहाँ पे समुच्चय ए के अवयव का सिर्फ एक के ही साथ संबंध है। ठीक है, इसलिए ऐसा है ये। ठीक है, लिखना चाहो तो ये लिख देना, बाकी आपका ये उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। दूसरा देखिए, इसमें भी दिया गया वही चीज यहाँ पे भी पूछा है, तो सबसे पहले इसका भी आलेख वही आपको बना लेना है इसका। ठीक है, इसका 2 है अवयव, और इधर क्या है, 1 लिखो, और इनके बीच में संबंध है। यहाँ पे 4 है और इधर 2 है, तो 2 यहाँ पे लिखो, इनके बीच में संबंध है। यहाँ पे 6 है और 3 है, तो इनके बीच में भी संबंध है। यहाँ पे है 8 और 4 है, इनके बीच में भी संबंध है। 10 है और इधर 5 है, इनके बीच में संबंध है। 12 और 6, इनके बीच में भी संबंध है। 14 और 7, इधर 7, इनके बीच में भी संबंध है। तो ये इस तरीके से बन रहा है। अब इसमें स्थिति याद करो, पहली क्या होनी चाहिए कि इधर जो समुच्चय के अवयव हैं कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब सबके ऊपर, सबके साथ किसी न किसी का संबंध रहना चाहिए। तो देख लो, सारे का किसी न किसी के साथ संबंध है, यानी कि पहली स्थिति कंप्लीट। दूसरी स्थिति कहती थी कि इधर जो अवयव हैं इनका किसी दो के साथ संबंध नहीं रहना चाहिए। तो आप इधर देख सकते हो, इनके ऊपर से किसी के पास से भी 2 तीर नहीं जा रही है। ठीक है, एक एक तीर जा रही है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई, यानी कि ये क्या है, फलन है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रांत हम बता देते हैं और परिसर दोनों बता देते हैं। प्रांत क्या होता है, जिसके ऊपर से तीर जा रही है। तो यहाँ पे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 14, इनके ऊपर से तीर जा रही है। परिसर, जिनके ऊपर तीर आ रही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इनके ऊपर तीर आ रही है। बस इतना लिखना है और कुछ नहीं। कारण आपको बताना हो तो वही लिख देना कि घटक 1 के अवयव का सिर्फ और सिर्फ 1 के साथ ही संबंध है। ठीक है, ये चीज आप कारण में लिख सकते हो, जो उल्लेखनीय बोला है यहाँ पे। बाकी नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, आपको समझ में आना चाहिए बस। ये मिट नहीं रहा मेरा बोर्ड, पता नहीं क्या हो गया इसको। 3 1 5 2 5, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भी हम आलेख बना लेंगे। एक घटक ये बना लेते हैं, दूसरा घटक ये बना लेते हैं, और इसके में ए, पहला ये x है, इसको इधर लिखते हैं, ये y है, इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में संबंध है, इसको भी लिख देते हैं। इधर भी 1 है, इधर 5 है, तो 1 तो हम पहले से ही लिख चुके हैं, तो इसको दोबारा तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, इधर 2 है और 5 है, 2 यहाँ पे लिख देते हैं। 5 उधर पहले से लिख चुके हैं, तो उसको दोबारा लिखेंगे नहीं, उसी के साथ संबंध बना देंगे। ठीक है, 2 का 5 के साथ है, 2 का 5 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 3 के साथ, ये बन गया हमारा आलेख। अब यहाँ पे देखो, पहली स्थिति क्या थी कि हर एक
सदस्य, घटक ए का सदस्य क्या होना चाहिए, उसका किसी न किसी के साथ संबंध होना चाहिए। तो चलो कोई भी खाली नहीं है, ये पहली स्थिति तो कंप्लीट होती है। बट दूसरी स्थिति कि इधर जो घटक होंगे उनका किसी दो के साथ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक के साथ ही होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो है इसके दो के साथ है, तो मतलब ये फलन नहीं है। और जब फलन है ही नहीं तो इसमें परिसर बताने का तो कोई बनता नहीं। बाकी परिसर तब भी होगा क्योंकि संबंध तो है, संबंध है तो परिसर हम बता सकते हैं। इसके परिसर होंगे क्या, जिनके ऊपर तीर आ रही है, तो 2 3 3 और 5 ये इसके परिसर होंगे। तो ये है आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, वास्तविक फलन, अच्छा फलन के कुछ प्रकार भी हैं, आप बुक में पढ़ लेना। चलो मैं नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊंगा उसमें मैं बता दूंगा इसके प्रकार क्या क्या है। ठीक है, वास्तविक फलन है मतलब इसमें वास्तविक संख्या डाली जाएंगी और वास्तविक संख्या ही निकलेंगी। ठीक है, समझ रहे हो ना, डालना और निकालना। कहने का मतलब वो जो फलन आपका बनेगा, जैसे y = 2x, ये एक संबंध जैसे बताया था ना वैसे, तो इसमें हम x की जगह पे वास्तविक संख्या ही डालेंगे और y भी हमें वास्तविक ही मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ पे वास्तविक डालेंगे तो ये भी वास्तविक मिलेगा। ठीक है, वास्तविक संख्या, तो वो चीज़ है यहाँ पे। अब इस फलन को देखो, ये कह रहा है कि fx, ये fx से लिखा गया है मतलब y = ये लिखा गया, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, ये समझ रहे हो ना। और यहाँ पे x का मान डालोगे और y का कुछ मान आएगा और x और y को ऐसे लिखते जाओगे तो एक संबंध बनता चला जाएगा। अच्छा, हाँ, अब हम आते हैं इस पे, ये जो लगा है ना इसको मॉडुलस कहते हैं। ये जो सिंबल लगा है, ऐसे सीधी लाइन के बीच में कोई भी वेरिएबल लिखा या संख्या लिखिए तो उसका मतलब होता है ये मॉडुलस है। इसका ये काम होता है कि x की जगह पे आप कोई भी संख्या डालो, इसमें से जब ये सॉल्व होके निकलेगा तो वो हमेशा धनात्मक संख्या ही निकलेगा। ठीक है, जैसे हम x की जगह पे -1 डालें, ठीक है, तो x की जगह पे मैं इधर माइनस को पहले नहीं लेता, सिर्फ मैं इतने को समझाता हूँ कि ये अगर ऐसा लिखा गया तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर x की जगह पे -1 डालूं तो y = क्या होगा, x की जगह पे -1 डालेंगे और जो ये निकलेगा ये प्लस का 1 निकलेगा, ये हमेशा प्लस कर देता है। ठीक है, और x की जगह पे अगर हम प्लस संख्या डालेंगे तब भी ये उसको भी प्लस ही देगा, ये नहीं कि उसको माइनस बदल देगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर मोड लगा है तो कोई भी संख्या उसमें डाली जाएगी वो धनात्मक ही निकलेगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो इसके बाद एक माइनस लगा दिया गया ये दिक्कत करेगा। अगर हम इसकी जगह पे माइनस ये x, तो x की जगह पे अगर हम ऋणात्मक संख्या भी डालेंगे, ऋणात्मक वास्तविक संख्या भी डालेंगे तो वो तो धनात्मक हो जाएगी इस मोड की वजह से। बट फिर बाहर लगा है ऋणात्मक संख्या, ऋण लगा है तो फिर से वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम प्लस डालेंगे तो वो भी प्लस ही निकलेगा, बाहर क्या लगा है, ऋण लगा है तो फिर वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम x की वास्तविक संख्या जितनी भी बढ़ाता चले जाएं, चाहे जितनी बड़ी संख्या ले जाएं, ठीक है, वो क्या होगी, वो ऋण में ही आएगी। समझना बात को। क्या कभी x का कोई ऐसा मान है जिसके लिए धनात्मक आ सकती है? नहीं, x का कुछ भी मान डालो, जो भी यहाँ से सॉल्व होगा मोड के अंदर वो तो धनात्मक आएगा, पर ये फिर माइनस कर देगा उसको। समझ रहे हो ना। और इसमें प्रांत और परिसर पूछा है, तो x में आप क्या क्या डाल सकते हो, तो प्रांत वही होता है जो x का मान होता है, कि x की जगह पे आप क्या क्या डाल सकते हो। ठीक है, जब हम आलेख बनाते थे भाई ये ऐसा ही बनता था। ठीक है, यहाँ पे कुछ x का मान डाले तो 2, मान लो 2 डाला तो यहाँ पे इसमें 2 2 = 4, ये 4 ऐसे आता था। तो x का वही जो मान होता था वही डालते थे ना। और प्रांत क्या होता था, जो ग्राफ जब बनाते थे इसका जिसके ऊपर से तीर जा रहा है, यानी कि 2 का 4 के ऊपर जाएगा तीर, तो वही प्रांत होता था। तो x का ऐसा कौन कौन सा मान आप डाल सकते हो कि जिससे y का मान आएगा। तो x का आप कोई भी वास्तविक संख्या डाल सकते हो, ऋणात्मक में डालो, धनात्मक में डालो, कोई भी संख्या, 0 डालो, कुछ भी डालो, तो यानी कि इस पे आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, कैपिटल R। ठीक है, और इसमें प्रांत परिसर पूछा है, मतलब रेंज कि क्या क्या मिल सकती हैं। अगर हम यहाँ पे ऋणात्मक की अनंत डालें, ठीक है, तब भी वो ऋणात्मक ही मिलेगी, और अगर हम धनात्मक की अनंत डालें तब भी वो ऋण ही मिलेगी। और अगर हम 0 डालेंगे, ठीक है, तो 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। मैं x की जगह पे यहाँ पे 0 डाल रहा हूँ, तो 0 जैसे ही डालेंगे यहाँ पे ये तो इसके अंदर से क्या हो जाएगा, 0 आएगा। और 0 क्या होता है, ना धनात्मक लिखा जाता है ना ऋणात्मक, वो 0 ही रहेगा। ठीक
ठीक है। तो यानी कि हम x का कोई भी मान डाल रहे हैं, चाहे प्लस में डालें चाहे माइनस में, हमेशा ऋणात्मक आ रही है, और जीरो डालेंगे तो जीरो आएगी। यानी कि इसका रेंज क्या है, माइनस अनंत से लेके, ठीक है, कहाँ तक, जीरो तक, ठीक है। धनात्मक में कोई भी संख्या नहीं आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। जब x की मान जीरो डालेंगे तब जीरो आ जाएगा, और ये, और माइनस में कुछ भी आ सकती है। माइनस में जितनी बड़ी संख्या डालते जाओ, x का जितना बड़ा नंबर डालोगे उतना माइनस में बड़ी होती जाएगी अनंत तक, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, परिसर, सॉरी वो सिंबल बना देते हैं, ये समझे, ये इसकी रेंज कि इनके बीच की कोई भी संख्या, ये भी सिंबल हम नहीं बना सकते क्योंकि समुच्चय है, तो इसमें हम ये सिंबल बना देते हैं। मैंने बताया था ब्रैकेट कि यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, ये संख्याएं आप डाल सकते हो इसमें, ये इसका हल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया एफ एक्स इक्वल टू रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये लिखा गया है y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ, ठीक है, कि x का हम क्या मान डालें और हमें y का मान मिले, ठीक है। तो x की जगह पे हम क्या क्या डाल सकते हैं, कौन कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या कौन कौन सी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम x की जगह पे अगर मैं 3 डालूँ, ठीक है, 3 डालूंगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 में से 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 0 हो जाएगा, और 0 0 हो जाएगा, 9 में से 9 0, 0 का वर्गमूल 0 होगा, ठीक है। और अगर x का मान हम 0 डालते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 0 यानी कि 9 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर x का मान हम क्या डालें, ऋणात्मक का 3 डाल दें भाई, तब क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा, और ये भी 9 माइनस 9 ही हो जाएगा, -3 है उसका भी 9 ही हो जाएगा, और ये भी 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम x का इससे बड़ा कोई मान डालते हैं, 4 डाल दिया, ठीक है, तो ये 9 माइनस 4, माइनस का 4, और ये हो जाएगा 9 माइनस 16, और इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा इमेजिनरी नंबर आयोटा, ठीक है, जो कि इसमें वास्तविक संख्या, वास्तविक फलन बोला गया, तो इमेजिनरी की यहाँ पे बात ही नहीं होगी, तो इसको हम लेंगे नहीं, ठीक है। और अगर हम 3 प्लस का 4 डालें तब क्या हो जाएगा, तब भी 9 माइनस ये 4 का स्क्वायर वही चीज़ हो जाएगी, 9 माइनस 16, फिर ये माइनस में आ जाएगा संख्या, ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, और फिर इमेजिनरी नंबर आ जाएगी, काल्पनिक संख्या, और यहाँ पे वास्तविक संख्या की बात हो रही है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। कहने का मतलब x का हम क्या मान डाल सकते हैं, +3 डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं, +2 डाल सकते हैं, ठीक है, 2 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं, माइनस का 1 डाल सकते हैं, माइनस का 2, माइनस का 3, तब तक तो ये वास्तविक संख्याएं देगा। अगर हम उसके अलावा अगर धनात्मक में 4 डालेंगे, 3 से बड़ा नंबर डालेंगे, और ऋणात्मक में -3 से छोटा नंबर यानी कि -4 या डालेंगे, तब हमारी इमेजिनरी नंबर आ जाएंगी, काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी, फिर वो वास्तविक फलन की बात ही नहीं होगी। तो हमें इससे क्या पता चला कि हम इसमें जो क्या क्या संख्याएं डाल सकते हैं उसी को प्रांत कह रहे हैं, ठीक है, x के मान को ही प्रांत कहते हैं ना। तो यहाँ पे 3 से लेके, ठीक है, 3 डाल सकते हैं, और वास्तविक संख्या में दशमलव की संख्याओं का भी बात होता है, तो 3 को लेके, और 3 से बड़ी, सॉरी 3 से छोटी और 3 के बराबर x का मान, और -3 से बड़ी और उसके बराबर की संख्याएं डाल सकते हैं प्रांत में। और परिसर में हमें क्या क्या मिलेगा, रेंज में तो हमें 0 मिलेगा और 3 यही मिलेगा, मतलब रेंज में। बाकी मान लो यहाँ पे 2 डालेंगे, ठीक है, मान लो 2 डाला तो ये 4 9 में से 4 चला जाएगा, 5 रूट का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो रेंज को हमें, परिसर को उस तरीके से बताना है, तो यहाँ पे 2 से लेके 3 के बीच की संख्याएं मिलेंगी, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। ये सिंबल के बारे में बात कर ली है, तो ये सिंबल को समझ के रखना अच्छे से, पहले पार्ट में ही इसके बारे में बात की थी। तो ये इसका परिसर हो जाएगा और ये प्रांत हो जाएगा, और ये आपका प्रश्न सॉल्व होता है इस तरीके से। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर लीजिए, लिखना हो तो, समझने के लिए आप वीडियो को देख ही सकते हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।